हेलो गाइस, वेलकम टू जेन सिविल्स। आज है हमारा डे 11 जिसमें हम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को देख रहे हैं। हमने अब तक चैप्टर 1 दैट इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन देखा है। चैप्टर 2 दैट इज सोशियोलॉजी एज अ साइंस देखा है। फिर उसके बाद चैप्टर 3 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी था उसको हमने स्किप कर दिया है क्योंकि हम उसको लास्ट में देखेंगे। तो अभी हम चैप्टर नंबर 4 पर हैं जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। आज है हमारे डे 11 और डे 11 में हमारा थिंकर है एमाइल दर्किन। आज के हमारे टॉपिक हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल फैक्ट्स। तो हमारा आज का काम है कि हम डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल फैक्ट्स के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए इनके बल्कि और नोट्स को क्रिस्प एंड कंसाइज बनाएंगे ताकि हम डायरेक्टली एग्जाम हॉल में रेप्लिकेट करके आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक अंडर एमाइल दर्किन दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के पीवाईक्यू देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें यूपीएससी तीन चीजें पूछता है। यू नो कि यूपीएससी आइदर पूछेगा 10 मार्कर में और 20 मार्कर में। तो 20 मार्कर में तो हमको पूरा कंसेप्ट ही डालना है। बाकी अगर वो 10 मार्कर में पूछता है तो वो या तो कोर कंसेप्ट पूछता है व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर एज पर एमाइल दर्किम, इसी को घुमा फिरा के, या फिर उसके पूछेगा रेलेवेंस पूछता है, या फिर पूछता है कंपैरिजन करो एमाइल दर्किम और कार्ल मार्क्स में। तो हम डिवीजन ऑफ लेबर में तीनों चीज देखेंगे। फर्स्ट कोर कंसेप्ट, उसके बाद हम देखेंगे उसके रेलेवेंस, फिर उसके बाद देखेंगे हम कार्ल मार्क्स और एमाइल दर्किम को कंपेयर करेंगे। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है कि वो एमाइल दर्किम को कार्ल मार्क्स के साथ कंपेयर करने के लिए बोलता है। तो इसका सॉल्यूशन हमें यूनिवर्सिटी लेवल के कंटेंट में मिलता है। कोई भी नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू हो गई या फिर कोई और यूनिवर्सिटी है, जेएनयू वगैरह है, तो हमें पता चलता है कि उनका जो करिकुलम है एक सोशियोलॉजी का, उसमें एक्सप्लिसिटली ये मेंशन है कि एमाइल दर्किम और कार्ल मार्क्स को कंपेयर करो ऑन द टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर। पेपर को सेट करने वाले भी यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर होते हैं और पेपर चेक करने वाले भी यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर होते हैं। तो जब ये दोनों ही काम ये ही कर रहे हैं तो हम क्यों ना जो वो चाहते हैं, जो एक एग्जामिनर चाहता है, जो पेपर चेक चेक करने वाला चाहता है, तो हम उसी की तरफ से वो लिखेंगे ताकि वो उससे हैप्पी हो सके और वो हमें मैक्सिमम मार्क्स इसमें अलॉट कर सके। तो चलिए चलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में और हम इसका इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। एमाइल दर्किम्स डिवीजन ऑफ लेबर। अब मैं डिवीजन ऑफ लेबर को DOL लिखूंगा, मैं एब्रिवेशन यूज करूंगा, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम होल में। शोज सोशल सॉलिडेरिटी persists, aimed modernization and differentiation. So this is our short introduction in the any topic, any question related to division of labor. Let's move to our body. Durkheim viewed division of labor as a social fact, refuting Marx's conflict view. He argued that division of labor promotes integration, not exploitation. आपने पहले देखा है कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर से एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन एमएल दर्किम साहब कह रहे हैं कि नहीं, उससे इंटीग्रेशन होता है। ही ऑल्सो रिजेक्टेड यूटिलिटेरियन इकोनॉमिस्ट एंड स्टेटेड दैट स्पेशलाइजेशन अरोज फ्रॉम social differentiation. Next point, through causal correlation,
causal, functional, and comparative analysis. He linked division of labor to volume, moral, and material densities of population. Next point will be traditional societies with low densities having mechanical solidarity based on similarities and collectiveness of the society, while the modern society have organic solidarity based on interdependence of specialized role. Our fourth point will be division of labor as a social fact is shaped by structural and moral conditions of society, moral conditions of the society. He differentiated division of labor into normal and abnormal division of labor. Abnormal division of labor, fifth point, includes anomy, inequality, and inadequate organization persist due to lack of regulation during industrialization, which leads to conflict and normlessness, while forced division of labor is due to persisting individual from taking the role which match their merits. Sixth point, professional ethics, meritocracy, and regulation can stop anomic and post division of labor. So ये थी हमारी बॉडी रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर.
अब हम कुछ 4-5 पॉइंट लिख लेते हैं रेलेवेंस में। अगर कभी 10 मार्कर में आएगा तो आप 1-2 पॉइंट इसके ऊपर लिख के नॉर्मल एबनॉर्मल का डिफरेंशिएशन करके और रेलेवेंस का पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। तो हम सिर्फ 5 पॉइंट लिखेंगे रेलेवेंस के। रेलेवेंस, फर्स्ट पॉइंट विल बी फाउंडेशन फॉर organizational sociology and industrial sociology. Second point, basis for human relation theory by Elton Mayo and emphasize on social needs for workplace. Third point, informed policy and promote meritocracy. So, fourth point will be guide practical and ethical management for cooperation and social need in workplace. Fifth point and last point in the relevance will be helps understand social disintegration due to crisis and rapid industrial change. So, dear students, these are our points in relevance. Now let's come to antithesis, that is criticism, क्योंकि बिना criticism के sociology का आंसर कंप्लीट हो ही नहीं सकता. So, criticism, first point will be, as per Marx, he ignored the conflict and inequalities. Ignored conflict and inequalities are intrinsic to division of labor. Durkheim made it temporary. Second point, as per Weber, Max Weber, he ignored individual actions, overemphasized on collective ones. Legal rationale not solidarity guides modern work. Third point will be, according to R.K. Merton, according to Robert King Merton, not Robert Kumar Merton, Durkheim's view are over functional.
He ignored its dysfunction, such as alienation. एंड अवर लास्ट पॉइंट इन द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में हम सिर्फ 4 पॉइंट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो एज स्पेसिफिक कभी भी नहीं पूछेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर की क्रिटिसिज्म लिखो. एज पर अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हु इज C.W. मिल्स, मॉडर्न ऑटोमेशन leads to false personality and alienation. ये सब भी alienation की बात कर रहे हैं. So dear students, these are our criticism. Let's move to finally synthesis, that is our conclusion. Despite above criticism, Durkheim's division of labor provides functional model of society in modern work. In modern work, solidarity, regulation, and societal complexities so this is our final script on any question related to division of labor. लेकिन इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया एक टाइप वो पूछता है और जो मैं अब कराने जा रहा हूँ उसको ज़्यादा पूछता है वो डिवीजन ऑफ लेबर को डायरेक्ट पूछने की बजाय, और वो है कंपैरिजन बिटवीन मार्क्स एंड दरखिम. इन दोनों ने जो डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी दी उसमें कंपेयर कराता है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा. इसकी भी हम एक रेडी टू यूज स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं. तो हम इसको एक 20 मार्कर के लिए रेडी करेंगे जिसमें हम 4 सब टॉपिक्स में इसको डिवाइड करेंगे. आवर फर्स्ट वन विल बी दरखाइम्स फंक्शनल मॉडल. दोनों के मॉडल कंपेयर करेंगे. एंड मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट मॉडल. Durkheim adopt a functional model wing society, wing social institutions, and processes in terms of their contribution to social order and integration. अब मार्क्स का पर्सपेक्टिव लिखेंगे. मार्क्स अडॉप्ट अ कॉन्फ्लिक्ट मॉडल, seeing history as a struggle between oppressors and oppressed, that is have and have nots, while Durkheim emphasized cooperation and solidarity. Marx stress exploitation, conflict, and social change. तो ये थे हमारे, उनके मॉडल को कंपेयर किया है कि दोनों ने कैसा कैसा मॉडल
यूज किया डिवीजन ऑफ लेबर को स्टडी करने के लिए. सो लेट्स come to second point of comparison, that is cause of division of labor. Durkheim explained division of labor in industrial society as a consequence of increased material, ये कीवर्ड है, material and moral density, specialization reduces competition and enable cooperation, coexistence, and survival of society. In the Marx, however, argued that division of labor is imposed by capitalists because the means of production, pardon me for my handwriting, आपको notes telegram group से मिल जाएंगे, are privately owned. It is organized to maximize profit, forcing workers into specialized and repetitive task. So this is our next point in comparison between Marx and Durkheim's division of labor. So let's move to third point, that is consequences of division of labor. अभी हमने पहले देखा मॉडल, फिर उसके बाद उसके कॉजेज, अब देखेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वेदर कॉन्सिक्वेंसेज आर पॉजिटिव और नेगेटिव. Consequences of division of labor. According to Durkheim, or as per Durkheim, division of labor normally promotes social integration and organic solidarity. Individuals become interdependent through specialized functions, strengthening social bond. Marx views it as negative. It leads to, as per Marx, it leads to dehumanization and alienation. As workers lose control, workers lose control over their वर्क एंड प्रोडक्ट. देख हमने पढ़ा था ना कल की एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट
प्रोडक्शन प्रोसेस सेल्फ एंड सोसाइटी, तो वही है लेबर बिकम a commodity and workers are reduced to part of production process. So this is our third point in the comparison between Marx and Emile Durkheim on their study of division of labor. Let's move to our fourth and last point. अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू division of labor. Durkheim believed that abnormal forms of division of labor arise from anomy and inadequate regulations. The solution is solution भी दरकिम साहब ने खुद दिया. The solution is to make workers conscious of their roles. The role, what type of role? Social role, and strengthen their their integration with society. Now, Marx considered capitalism itself to be the root problem. मार्क्स कह रहा है कि कैपिटलिज्म खुद ही प्रॉब्लम है. He proposed that workers should gain control over the means of production through revolution, thereby eliminating what to eliminate? Alienation and exploitation. So dear students, this is our script ready to tackle any question related to डिवीजन ऑफ लेबर. चाहे वो कंपैरिजन पूछे तो हम कंपैरिजन के लिए भी हमारे पास रेडी टू स्क्रिप्ट है, चाहे वो पूछे नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर पूछे. और ट्रस्ट मी, अपने नोट्स पे भरोसा करिए, बाहर मार्केट में कुछ भी पर ऐसे रैंडमली भरोसा मत करिए. आपके जो नोट्स हैं उन पर आप अपना ट्रस्ट बनाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के पास इससे ज़्यादा कुछ है पूछने के लिए. उन्हीं सेम कंसेप्ट को घुमा फिरा कर पूछेगा. सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के लिए, जो है सोशल फैक्ट. तो जब हम सोशल फैक्ट्स के पीवाईक्यू देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सोशल फैक्ट्स पर भी वो लिमिटेड ही पूछता है. या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, या क्लासिफिकेशन पूछता है, या मेथडोलॉजी पूछता है. और अगेन क्यों पूछता है? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लेवल सिलेबस में गिवन है. तो हम इसका एक सिंगल स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी मेथडोलॉजी, और एट द लास्ट, बिना जिसके हमारा आंसर पूरा नहीं होता, डेट इज क्रिटिसिज्म, हम उसके रेडी कर लेते हैं. और उसके बाद हमारी एक सिंथेसिस. तो हम सोशल फैक्ट्स की भी स्क्रिप्ट रेडी टू यूज कर लेते हैं. सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन इन द सोशल फैक्ट. एमाइल दरखेम introduced social fact as external
independent, and constraining realities, shaping the individual action and thoughts. अब सोशल फैक्ट्स को हम डिफाइन करेंगे. सोशल फैक्ट्स आर वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग and feeling which are external to individual and are endowed with with power of collision by the virtue of which they control individuals. So this is our definition of social facts. Let's move to first part of the social facts, that is characteristics. सब में हम 5-5 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि अगर इंडिविजुअली 10 मार्कर में आता है तो 5 पॉइंट, जैसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली मान लो उसने 10 मार्कर में, तो 5 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिखे. एक सोशल फैक्ट की डेफिनेशन लिखी, उसका 1-2 क्रिटिसिज्म लिखा अगर स्पेस है, नहीं तो डायरेक्टली उसका कंक्लूजन लिखा. बस इतना ही, ज्यादा नहीं करने का अपने को. ऐसा नहीं कि 2 के 2 पेज पूरे भर के आने देंगे अपने को. इन अ प्रिस्क्राइब टाइम हमको पेपर भी पूरा करना है, हमारे साथ चैलेंज भी है. तो पेपर एग्जाम हॉल में सोचने से अच्छा है कि हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी हो, ताकि हम डायरेक्टली उसमें फिट करके आ सकें. सो फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नैलिटी. अभी हमने बताया ना कि सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल. सो एक्सटर्नैलिटी, social facts are external to individual consciousness and shape them. Second point, independent. All social facts exist prior to individual and individual learn them through process of socialization. Third point will be, social facts are not created by an individual, but a collective one, because individual is a single element in web of relations. Fourth point will be constraint. हमने उसकी डेफिनेशन में देखा ना कि वो एक्सटर्नल है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टेंट है. सोशल फैक्ट्स आर कमांडिंग एंड obligatory in nature, of all members of society. And our last point in the characteristics will be generality. Social facts are more or less general, occurrence in
particular societal type. So these are our 5 points in characteristics. अगर वो क्लासिफिकेशन पूछता है तो अब हम 5-7 पॉइंट क्लासिफिकेशन में भी लिखेंगे। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। अगर वो सिंपल सोशल फैक्ट्स पर पूछता है तो आप लिखेंगे सोशल फैक्ट की डेफिनेशन, सोशल फैक्ट का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। उसके बाद भी अगर स्पेस बच जाती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख कर आप क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं। बट इंट्रोडक्शन के बाद उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, क्रिटिसिज्म एंड फाइनली योर सिंथेसिस, दैट इज योर कंक्लूजन। तो हम इसमें 7 पॉइंट्स लिखेंगे। अब 7 पॉइंट्स इसलिए क्योंकि 7 टाइप के सोशल फैक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम 5 लिखेंगे और 2 को इग्नोर करेंगे, नहीं। उससे एक एग्जामिनर पर एक नेगेटिव हो जाएगा कि इसको कम नॉलेज है या फिर इसने कम पढ़ा है। तो हम ऐसा कोई इम्पैक्ट अपना, ऐसा कोई इंप्रेशन अपना, कोई ऐसा ऑरा एग्जामिनर के ऊपर नहीं डालेंगे कि हमने कम पढ़ा है। हमने पूरा पढ़ा है, चाहे हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, लेकिन हम एग्जामिनर को ये शो करके आएंगे कि हमने पूरा पढ़ा है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज नॉर्मल सोशल फैक्ट। नॉर्मल, when it commonly found in a specific society types and functional for its need. Second point, abnormal. Abnormal होगा तो abnormal भी होगा, obviously. Deviate from its norm, disrupting social order and causing anomy. Third point will be material social fact. Material includes intangible elements like art, architecture, technology, and division of labor. Fourth point, non-material. नॉर्मल है तो अब नॉर्मल होगा, मटेरियल है तो नॉन मटेरियल भी होगा। रेफर्स टू वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ्स, institutions, and social currents influencing behavior. Fifth point will be institutional. Social facts are established and widely accepted. सिक्स्थ पॉइंट, अब इंस्टीट्यूशनल है तो नॉन इंस्टीट्यूशनल भी होना चाहिए। सोशल फैक्ट्स emerging influences not yet fully institutionalized. And our last point in the classification will be morphological. Relates to population, distribution, and physical organization, shaping society. So these are our 7 points in classification.
अब क्या है कि वो सोशल फैक्ट्स में ना मेथडोलॉजी पूछ लेता है कि वो सोशल फैक्ट्स की स्टडी कैसे हो, क्योंकि एमाइल रहीम साहब का सोशल फैक्ट जो है वो कोर टॉपिक है और उसके पेरीफेरी में और टॉपिक्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी जब डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा तो हमने डिवीजन ऑफ लेबर को भी एक टाइप का सोशल फैक्ट कहा। कल की क्लास में हम जब सुसाइड पढ़ेंगे तो उसको भी हम एक तरीके का सोशल फैक्ट कहेंगे। तो ऐसे ही हम अदर टॉपिक्स को जो एमाइल रहीम साहब के हैं उनको हम सोशल फैक्ट के पेरीफेरी में पढ़ते हैं। तो हम इसलिए एक जगह मेथडोलॉजी पढ़ लेते हैं, ताकि अगर वो पूछे कि राइट द मेथडोलॉजी ऑफ स्टडिंग डिवीजन ऑफ लेबर और स्टडिंग सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट, तो हम सेम मेथडोलॉजी को वहां पर चिपकाएंगे। बस उसमें टर्म्स हम चेंज कर देंगे, उसके कीवर्ड्स हम बाकी वही रखेंगे और जो टर्म्स हैं उसको हम चेंज करेंगे। सो लेट्स मूव टू मेथडोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट विल बी एम्पिरिकल स्टडी influenced by Comte, influenced by Auguste Comte. Durkheim argued that social facts should be studied as a thing through objective and empirical observations. Second point will be value neutrality. The researcher must be the researcher must be remain free from biasness, free from biasness, emotions, and commonsensical ideas. Third point will be conceptual precision. Sociologists should be sociologists should be clear and sociologists should use clear and precise concept for accurate sociological understanding. For accurate sociological understanding. Fourth point will be causal explanation. The cause of one social fact, the cause of one social fact must be sought in another social fact, as both are collective in nature. Collective in nature. Fifth point will be functional analysis. क्योंकि ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थे तो फंक्शनल एनालिसिस हमारा मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. ईच सोशल फैक्ट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड in terms of its functions to the maintenance of society. Sixth point will be comparative method. To establish causation research
causation researcher should compare cases where social facts are present or absent and observe correspondent variation. And our last point will be, that is seventh point, will be concomitant variation. In absence of laboratory experiment, sociologists use the comparative analysis. So these are our 7 points in methodology of social facts. So finally, let's break down to criticism. Criticism of social facts. First one again, Marx की तरफ से. Marx criticized Emile Durkheim functionalism for ignoring economic base and class conflict, which actually determine social relations. And institutions. Second point will be Max Weber argued that Durkheim overlooked individual meaning and was taken behind social action, reducing society to external force only. Our third point will be R.K. Merton argued that Durkheim is functional biased, neglects its dysfunctions. And our last and fourth point will be feminists argued that ignoring gender inequalities and dysfunctional nature of patriarchal social facts that constrain women. So these are our 4 points in criticism. Criticism में 4 पॉइंट इसलिए काफी हैं क्योंकि वो स्पेशली सोशल फैक्ट में criticism नहीं बोलेगा आपको लिखने के लिए. So let's move to finally our conclusion in today's last topic, social fact. Despite above criticism, the study of social facts remain vital to
collective understanding or understand collective behavior and maintenance of सोशल ऑर्डर। और इसमें हम आगे लिख सकते हैं कि फर्दर स्टडी हेल्प करता है कि सोसाइटी में और अपना ये डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह वगैरह एनोमी में इन सब में ये हेल्प करता है। तो हम इतना ही इसको लिखेंगे। सो गाइस, आज हमने बहुत मेहनत करके फाइनली स्क्रिप्ट रेडी करी है एमाइल दरखिन के 2 टॉपिक्स की, जो कि थे सोशल फैक्ट्स एंड और डिवीजन ऑफ लेबर। कल के लिए हमारे 2 टॉपिक बचेंगे, डेट इज सुसाइड एंड रिलीजन एंड सोसाइटी। वो हम कल पूरा करेंगे और जिसके साथ हमारे अमाइल दरकिम साहब भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी और हेल्प के लिए, और जैसा कि हम फ्री इनिशिएटिव चलाते रहते हैं, हम ये बुक लेके आ रहे हैं, जन सिविल से बुक लेके आ रहे हैं, हैकोलॉजी द हैक्स टू क्रैक सोशियोलॉजी एग्जाम फॉर यूपीएससी। इसमें हम बिल्कुल रेडी टू यूज स्क्रिप्ट डालेंगे, जिसको आप एग्जाम हॉल से 2 मिनट पहले पढ़ सकते हैं और उसको डायरेक्टली आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के नोट्स लेने के लिए और पुराने नोट्स और उनकी वीडियोस देखने के लिए लिंक डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइज, थैंक यू, जय हिंद।